हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बडी। आज हम इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आएंगे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क फोर्स अमॉन्ग डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर सच एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर। इसमें बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया था हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स को किन किन पार्ट्स में, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स में। तो क्वेश्चन आएगा द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमारा कैसा था। तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन एंड अबाउट 72.7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्योंकि उस टाइम का हमारा मेन सोर्स था ऑक्यूपेशन का, और 72.7% जो वर्किंग पॉपुलेशन थी वो उसमें एग्रीकल्चर में ही इंगेज थी। एंड देन सेकेंड पॉइंट इज only 10.1% of the working population were engaged in the manufacture sector, which show the backward of Indian industry। मतलब सिर्फ 10.1% जो थी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन उसमें इंगेज थी, किसमें, मैन्युफैक्चर सेक्टर में। ये हमें दिखाता है, हमें शो करता है हमारी बैकवर्ड, हमारी इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री कितनी बैकवर्ड थी। थर्ड इज ओनली 17.2% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन were engaged in service sector, which also proved the slow growth of territory sector। और हमारे 17.2% वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज थी किसमें, सर्विस सेक्टर में, जो ये प्रूव करता है कि बहुत स्लो थी हमारी टेरिटरी सेक्टर की ग्रोथ। फोर्थ, देयर वॉज अनबैलेंस ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इट इंडिकेट रीजनल वेरिएशन। मतलब हमारा बिल्कुल, हमारी जो हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी हमारी बिल्कुल अनबैलेंस थी, हमारी बैलेंस कभी भी नहीं हो पाई उसकी ग्रोथ इंडिपेंडेंस के टाइम से। तो उसमें देयर वॉज अ राइज इन द एग्रीकल्चर वर्कफोर्स इन पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा। मतलब हम देखेंगे कि कहाँ तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स हो रहा था, कहाँ पर, एग्रीकल्चर, जैसे पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा। बट अ फॉल इन दैट ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंटी। लेकिन जबकि हम देखेंगे बॉम्बे और मद्रास में बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं था, क्यों, वहाँ पर इंडस्ट्रियल ज़्यादा था। अब फोर्थ पॉइंट आएगा हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड हमारी कंडीशन बतानी होगी हमारी, किसको, डेमोग्राफिक कंडीशन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब डेमोग्राफिक कंडीशन हमारे इंडियन इकोनॉमिक की कैसी थी पॉपुलेशन के आसपास के इंडिपेंडेंस के टाइम की। द फर्स्ट पॉइंट इज देयर वॉज अ हाई बर्थ रेट 48 एंड अ हाई डेथ रेट 40, इंडिकेटिंग अ वेरी लो सर्वाइवल रेट विच वॉज नियरली 8% 1000 पर एनम। मतलब हमारी जो बर्थ रेट थी वो थी 48 और हाई डेथ रेट क्या थी, 40। तो इसको इंडिकेट कैसे करा कि वेरी लो सर्वाइवल रेट था, जिसको हम कर सकते हैं 8000 पर एनम। सेकेंड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज अ लो एज 44 ईयर्स, शोइंग द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी। मतलब उस टाइम हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी इतनी कम थी कि हम सिर्फ ये शो कर सकते हैं कि मतलब हमारी जो लाइफ थी, मतलब लाइफ जो थी 44 ईयर्स तक ही शो करती है। थर्ड इज लिटरेसी रेट was low as 16%, which reflect the social and economic backward of the country। मतलब जो हमारी पढ़ाई लिखाई थी उसकी भी बहुत कम लो थी, परसेंटेज थी, जो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्ड को शो करती है। द फीमेल लिटरेसी वॉज वेरी लो ओनली एट 7%। जो हमारी फीमेल लिटरेसी थी, फीमेल मतलब जो ये औरतों की जो एजुकेशन थी वो बहुत स्लो थी, ओनली एट 7%। फोर्थ पॉइंट इज रामपंथ पॉवर्टी वॉज ऑल्सो लोइंग द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। रामपंथ मतलब पूरी जगह जो फैली हुई थी, जैसे वाइड स्प्रेड, मतलब जो पॉवर्टी, मतलब जो गरीबी थी वो पूरी इतनी ज़्यादा फैल गई थी, जो उसकी इंडिया की डेमोग्राफी को बताती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना था हमारा उस टाइम, 218। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट। 1921 वॉज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। कि मतलब 1921 को क्यों कहते हैं वॉज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, हिस्ट्री की पॉपुलेशन में ग्रोथ इंडिया की हमारी कैसे हुई थी। बिकॉज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज जनरली लो बिफोर 1921। क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन थी, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी, उसकी जो ग्रोथ रेट थी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, वो 1921 से पहले कम थी। उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन। बट आफ्टर दिस ईयर there was been a considered and condition and continuous increase in the population।
तो लेकिन उसके बाद क्या होता है 1921 के बाद जो आफ्टर द ईयर उसके बाद जो हमारी पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी, तो उसको क्या कहते हैं हम सेकंड फेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। ओके, अब क्वेश्चन आता है इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन दिस ईयर। तो क्या हुआ था, इंडिया फर्स्ट पॉपुलेशन, जो फर्स्ट पॉपुलेशन कौन सी था वो 1881। आफ्टर दैट द सेंसस हैज़ बीन कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, मतलब हर 10 साल में इसकी पॉपुलेशन को देखा जाता था। अब था इट इंक्लूड अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज अलॉन्ग विद द कंप्लीट डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द कंट्री लाइक डेथ रेट, बर्थ रेट एक्सेट्रा। अब आएगा फिफ्थ पार्ट, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड के बारे में बताना, फॉरेन ट्रेड मतलब बाहर के देशों से हमारा कैसा ट्रेड होता था। द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इन द ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। देन फर्स्ट पार्ट इज द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कंपोजिशन मीन्स जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करना। तो अंडर कॉलोनियल रूल इंडिया बिकेम ए एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको, जूट एक्सेट्रा। मतलब जब हमारा जो कॉलोनियल रूल मतलब मीन्स जब ब्रिटिश रूल बन रहा था, हमारा ब्रिटिश रूल था, तो उसके अंदर क्या था, इंडिया एक्सपोर्टर तो था। एक्सपोर्टर किसका था, मतलब वो रॉ मटेरियल बनाकर देता था, प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कॉटन, वूल और शुगर, इंडिको, जूट एक्सेट्रा। एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड। फिनिश गुड किसको कहेंगे, फिनिश गुड कहेंगे जो हमारा बना बनाया माल था। तो एंड इम्पोर्टर मतलब हम लोग किस अब फिनिश गुड लेते थे, हम किससे जैसे लेते थे लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लॉथ एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री ऑफ ब्रिटेन। मतलब जो ब्रिटेन में फैक्ट्रियों में जो बनता था माल वो हम उसको लेते थे, हम उसके क्या बन गए थे, इम्पोर्टर। अब सेकंड पार्ट आता था डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड हमारा कैसे कैसे डायरेक्शन था फॉरेन ट्रेड के साथ। ब्रिटेन मेंटेन मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। मतलब ब्रिटेन ने अब क्या करा था, मेंटेन कर लिया था, मतलब उसने बिल्कुल काबू में कर लिया था इंडिया के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को। ड्यू दिस मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। मतलब हमारा 50% जो था फॉरेन जो ट्रेड होता था वो ब्रिटेन से होता था। एंड रेस्ट वॉज अलो विद अ फ्यू अदर कंट्री, और जो थोड़ा बहुत होता था वो और कंट्री जैसे लाइक चाइना, श्रीलंका और पर्शिया से होता था। लेकिन ज़्यादातर जो भाग था हमारा, जो ज़्यादातर फॉरेन ट्रेड था वो हमारा ब्रिटेन से ही होता था। अब एक फ्रेंड्स एक और आता है इसमें, द ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल शॉर्टर रूट। अब ये आता है, क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम में कि स्यूज कैनाल क्या है। तो स्यूज कैनाल एक शॉर्टर रूट था ऑफ वाटर वे बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। मतलब जो ब्रिटेन के लोग थे, ब्रिटेन जो थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने एक स्यूज कैनाल निकाला था जो शॉर्टर रूट था वाटर के जरिए, जिसमें ब्रिटेन और इंडिया के बीच में था। उससे ब्रिटेन का जो माल था वो इंडिया में आता था और इंडिया का जो ब्रिटेन में चला जाता था। इन 1869 में, और 1869 में ये शॉर्टर रूट ढूंढा गया था, गेव इजी एक्सेस टू द इंडियन मार्केट टू ब्रिटिशर्स एंड आल्सो रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट था वो कम हो गया था, और ये ब्रिटिश ने अपने फ़ायदे के लिए एक मार्केट करने के लिए ढूंढा था। अब थर्ड पॉइंट आता है द ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ। अब इंडिया की जो वेल्थ थी उसकी ड्रेन वो क्यों ख़त्म होती जा रही थी। इंडिया की वेल्थ मतलब इंडिया जो प्रोस्पेरस इंडिया को कहा जाए, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सब खत्म कैसे हो रहा था। तो था एक्सपोर्ट सरप्लस एंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम फॉरेन ट्रेड वर नॉट यूज इन एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ इंडिया। जो जितना भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट जो प्रॉफिट जो भी हो रहा था इंडिया से, जो हो रहा था ब्रिटिशर्स को, उन्होंने क्या करा था, उसका जो एक भी कुछ भी ऐसा पैसा था वो डेवलपमेंट में नहीं खर्च करा था। उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं करी थी इंडिया में। रादर इट इज़ यूज टू मेंटेन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज एन वॉर एक्सपेंसिव। मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे उस पर पैसा खर्च करा था, और उन्होंने जो वॉर एक्सपेंसिव जितनी भी लड़ाइयाँ होती उस पर ये पैसा खर्च किया गया था, जितना भी उन्हें प्रॉफिट होता था। ऑल ऑफ दिस लेड टू द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो इस चक्कर में क्या हो गया था, जो इंडिया की जो वेल्थ थी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही थी। एंड द सिक्स पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो बिजनेस में करने में जो भी चीज़ जैसे चाहिए, रोड, ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ, जो भी, उसको हम क्या कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर वॉर सम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब उन्होंने बहुत ही कम
कंट्रीब्यूशन करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, बट दिस कंट्रीब्यूशन वॉज नॉट इंटेंशनल बट प्योरली टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर ओन कंट्री। उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन करा था वो सिर्फ और सिर्फ प्योरली अपने फ़ायदे के लिए करा था, ना कि हमारे फ़ायदे के लिए। द स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी कंसिडर्ड सम पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लेकिन जो भी उन्होंने इंस्ट्रक्चर किया था वो बहुत फ़ायदा हो गया था। अब आता है हमारा एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। अब पार्टीशन के टाइम पे अब क्या हो गया था कि जिसका इफेक्ट पड़ा था हमारे देश पे, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। Partition created the serious problem of shortage of raw material for the jute mill of Kolkata and textile mill of Mumbai and अहमदाबाद। अब क्या हो गया था, जब पार्टीशन हो गया था तो पार्टीशन के कारण इतनी सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि हमें शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हमारी जो रॉ मटेरियल थी उसकी शॉर्टेज हो गई थी। क्यों? क्योंकि जो जूट मिल थी वो कोलकाता में थी एंड टेक्सटाइल जो मिल थी वो मुंबई और अहमदाबाद में थी। एंड द ऑल फर्टाइल लैंड अंडर जूट प्रोडक्शन वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश में है, क्योंकि ये सब हमारी वहाँ चली गई थी। एंड द फूड प्रॉब्लम वेंट पंजाब एंड सिंध आर द फूड और ग्रेनियर्स ऑफ इंडिया, एज अ रिजल्ट दिस एरिया वेंट टू पाकिस्तान। जो फूड जिसमें फूड अच्छे बनते थे, हमारे जो पंजाब और सिंध था, वो जो फूड करेंसी थी जो इंडिया की, अब वो कहाँ चली गई थी? पाकिस्तान में चली गई थी। इंडिया हैड टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ द फूड क्राइसिस। अब थर्ड था लॉस ऑफ मार्केट। अब हमारी मार्केट में भी बहुत लॉस हुआ था। पार्टीशन हैड रिड्यूस द साइज ऑफ मार्केट विच वाज द सर्व ब्लो टू इंडिया इंडस्ट्री। जो हमारा जो पार्टीशन हुआ था, जो हमारी जो साइज थी मार्केट की वो इतनी बड़ी थी, उस टाइम में इतनी बड़ी थी, और आज अगर पार्टीशन नहीं हुआ होता तो वो मार्केट साइज और बड़ी होती थी, लेकिन जो वो थी मार्केट साइज हमारी छोटी हो गई। अब हम आएंगे द रीज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, उसके क्या क्या कारण थे। तो फर्स्ट इज रोड्स वर डेवलप टू फैसिलिटी रोड वर डेवलप टू फैसिलिटी द ट्रांसपोर्टेशन टू रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड। जो रोड बने थे उससे क्या हुआ था, हमारी जो बहुत हमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत हेल्प मिली थी, उससे जो रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड थे वो आराम से इधर से उधर जा सकते थे। और सेकंड पॉइंट आ गया रेलवे। अब रेलवे में क्या होता है, टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ कॉलोनियल इंडिया। द मेन एम वॉज द विडन द साइड ऑफ द मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। लेकिन ये अगर देखा जाए तो ब्रिटिश लोगों ने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ था। जो ट्रांसपोर्ट था फिनिश गुड का, वो ब्रिटेन से इंडिया को आसानी से आ रहा था। अब रोड्स में देखेंगे, ऑन द अदर हैंड रोड्स वर बिल्ड फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी फॉर ड्राइंग और द आउट टू द रॉ मटेरियल। अब देखेंगे कि रोड से जैसे हमारा बहुत अच्छी आर्मी और सब कुछ, उससे रॉ मटेरियल हमारा इधर से उधर आ रहा था। और हम रेलवे में देखेंगे टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट इंडियन टेरिटरी। उसमें देखेंगे हम रेलवे में कि हमारा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कंट्रोल हो गया था। एंड देन थर्ड, टू अर्न प्रॉफिट थ्रू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवे विद मेजर पोर्ट्स। अब मेजर पोर्ट्स भी अलग अलग बन रहे थे, जिससे हम अच्छा प्रॉफिट फॉरेन कंट्री से कर सकते थे। टू मेक अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड इन इंडिया। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ वॉज टू इंट्रोड्यूस एट अ हाई कॉस्ट टू सर्व द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ भी इंट्रोड्यूस करा था, लेकिन वो भी हाई कॉस्ट पे, और वो भी किस लिए? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, सिर्फ अपने लिए, अपनी उसकी कानून के लिए। प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्पेशली द रेलवे वॉज इंट्रोड्यूस इन 1854 रेलवे ब्रिज। उन्होंने क्या करा था? रेलवे को इंट्रोड्यूस करा था 1850 में, और रेलवे ब्रिज कब बनाया था? 1854 में। एंड सेकेंड इज डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स। उन्होंने बंदरगाह, जहाज़ों के लिए जगह जगह बंदरगाह का भी करा था, इंट्रोड्यूस करा था। एंड थर्ड, पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने पोस्टल और टेलीग्राफ सर्विस को भी स्टार्ट किया था। 1852 में उन्होंने क्या करा था? पोस्टल स्टैंप इंट्रोड्यूस करा था। फोर्थ, ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव अस अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत अच्छा सेटअप स्टार्ट किया था। फिफ्थ, इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड मॉनेटरी सिस्टम। उन्होंने बैंकिंग भी सिस्टम स्टार्ट किया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। अगर पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आएगा कि उन्होंने सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था ब्रिटिशर्स का, तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि वॉज टू इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया इन 1850। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। प्लीज़ सेकंड वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू।